हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। लास्ट के वीडियो में हमने ये समझा था कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करें। कोडिंग स्टार्ट करने के 3 स्टेप्स भी डिस्कस करे थे। आज की कहानी उसके आगे से शुरू होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अप्रोच। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस देखने में किसी बाहर वाले के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट असल में ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके बिल्ड करते हैं। अगर हम किसी बड़ी एप्लीकेशन का एग्जांपल लें, जैसे कि फेसबुक, तो ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा कोई सॉफ्टवेयर है जो पूरे फेसबुक को चला रहा है। एक्चुअल में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं ओवर द नेटवर्क। ये सारे कंपोनेंट्स को इस तरह से बिल्ड किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का कंपोनेंट एक पर्टिकुलर टाइप का काम करे, जैसे कि फेसबुक के केस में इमेजेस स्टोर करना या रिट्रीव करना। फिर ऐसे सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से कि कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सके। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जब कोई यूज़र फेसबुक के यूज़र प्रोफाइल पेज पे जाता है तो फ्रंट एंड बैक एंड को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे इस यूज़र की प्रोफाइल डिटेल्स चाहिए। यहाँ समझने के लिए तो बैकएंड एक है, बट कोई एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर नहीं है, पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। यूज़र प्रोफाइल के केस में कंपोनेंट्स कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे इमेज स्टोरेज का एक अलग कंपोनेंट है, यूज़र डिटेल्स का एक अलग कंपोनेंट है, प्रोफाइल इमेज का एक अलग कंपोनेंट है, फ्रेंड्स का एक अलग कंपोनेंट है, एंड सो ऑन। यहाँ तक की कहानी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अब अगर आप क्यूरियस हैं जैसे कि मैं, तो आप सोचोगे और सोचने पे कुछ सवाल आते हैं मन में, जैसे कि पहला सवाल तो ये है कि एक वेब एप्लीकेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तक हमें सिर्फ ये पता है कि फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है, पर फ्रंट एंड और बैक एंड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। दूसरा सवाल ये है कि किस किस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। तीसरा सवाल ये है कि ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, और आखिरी में ये सवाल आता है कि ये सारे कंपोनेंट्स चलते कैसे हैं। आज का ये वीडियो पहले 2 क्वेश्चंस के ऊपर है और अगले वीडियो में हम बाकी बचे हुए लास्ट के 2 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं सोच रहा था कि इन चारों को इसी वीडियो में कवर कर लेता हूं, पर लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। सबसे पहले फोकस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे और एक वेब एप्लीकेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करने के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड को अलग अलग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की तरह इमेजिन किया जा सकता है। बैक एंड एक जगह पे होस्टेड होता है और फ्रंट एंड एक जगह पे होस्ट भी हो सकता है और अलग अलग भी होते हैं। जैसे कि वेबसाइट एक जगह पे होस्टेड होती है और मोबाइल ऐप्स हर यूज़र के फ़ोन में होती है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड। ये दोनों ही केसेस में फ्रंट एंड बैक एंड को एक स्टैंडर्ड तरीके से रिक्वेस्ट सेंड करता है और बैक एंड एक स्टैंडर्ड तरीके से रिस्पॉन्स देता है। मोटे मोटे तरीके से बैकएंड को 2 तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। एक तो है कि बैकएंड को किसी ने रिक्वेस्ट किया और रेस्पॉन्स ले लिया, जैसे कि ये वाले केस में फ्रंट एंड ने बैकएंड को रिक्वेस्ट किया और रेस्पॉन्स ले लिया। और दूसरा तरीका है कि बैकएंड अपने आप से ही कुछ करे। हमको जो बैंक से ईमेल स्टेटमेंट्स आते हैं, जोमेटो या अमेज़न से ऑर्डर अपडेट्स आते हैं, या फिर कोई प्रमोशनल ईमेल आता है, ये सारे केसेस में सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइप का काम करे। जनरली जो लॉन्ग रनिंग टास्क होते हैं उनको इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। जब हम बैकएंड को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उस रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग इमीडिएटली स्टार्ट होती है और विद इन रीजनेबल टाइम हमें रेस्पॉन्स भी मिल जाता है। जो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल है उसमें हम लॉन्ग रनिंग टास्क नहीं कर सकते और ना ही करने चाहिए। इट वुड बी बैड फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। जस्ट इमेजिन कि यूज़र ने बटन दबाया और वो 1 मिनट तक वेट कर रहा है रेस्पॉन्स का। यूजुअली हमें मिली सेकेंड्स में रेस्पॉन्स मिलता है। फ्रंट एंड को 99% ऑफ टाइम्स यूज़र्स ही ऑपरेट करते हैं। या तो यूज़र कोई पेज व्यू करेगा, या फॉर्म सबमिट करेगा, या फ़ोटो वीडियो अपलोड करेगा, या फ़ोटो वीडियोज़ को व्यू करेगा, डाटा को सर्च करेगा, एंड सो ऑन। जो बचा हुआ 1% है उसमें जनरली फ्रंट एंड बैक एंड को ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सेंड करके डाटा को अपडेट करता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स की ऐप में होता है। अब चाहे वो फ्रंट एंड मोबाइल वेबसाइट हो, मोबाइल ऐप हो या कुछ और ही, बेसिक कंसेप्ट सेम है। यूज़र एक्शन को कैप्चर करो और उसके हिसाब से एक्शन लो।
अगर फ्रंट एंड उस टास्क को हैंडल कर सकता है तो फ्रंट एंड उसको हैंडल कर लेगा, नहीं तो वो बैक एंड को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सारी कहानी यहाँ पे बैक एंड की ही है, यहीं पे सारी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट अब हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं और ये समझते हैं कि किस किस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें चीज़ें फिट करते जाएंगे। किस किस टाइप के कंपोनेंट होते हैं ये समझने से पहले हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि बैकएंड में फंडामेंटली होता क्या है। बैकएंड में फंडामेंटली सिर्फ दो ही काम हो रहे होते हैं, एक तो है प्रोसेसिंग और दूसरा है डाटा को सेव करना या रिट्रीव करना, और इसके हिसाब से ही कंपोनेंट्स डिफाइन होते हैं। जब हम एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो प्रोसेसिंग वाले कंपोनेंट्स तो हम खुद ही बिल्ड करते हैं, यही सारे कंपोनेंट्स तो हमारे यूज़ केस के हिसाब से डाटा को सेव करेंगे, रिट्रीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट का आंसर करेंगे एंड सो ऑन। प्रोसेसिंग वाले कंपोनेंट्स के अलावा बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको जनरली हम खुद बिल्ड नहीं करते, और जो मार्केट में बेस्ट अवेलेबल कंपोनेंट होता है हम उसको चूज़ कर लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मुझे स्कूल अटेंडेंस मेंटेन करने की एप्लीकेशन बनानी है, तो उसमें मुझे डाटा सेव करने की नीड है। तो मेरे यूज़ केस के हिसाब से जो मार्केट में सबसे बेस्ट अवेलेबल डाटाबेस होगा मैं उसको चूज़ कर लूँगा। डाटाबेसेस या तो ओपन सोर्स होते हैं या फिर एंटरप्राइज पेड वर्जन। ओपन सोर्स यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है और वो फ्री टू यूज़ है। एंटरप्राइज पेड वर्जन को एक कंपनी डेवलप करती है और वो चार्जेबल बेसिस पे अवेलेबल होता है। मेरे करियर में मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, बट आज तक कोई एंटरप्राइज पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं अलग अलग यूज़ केसेस के लिए, जिसको हम यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। सारे कंपोनेंट्स जो भी हैं दुनिया में वो किसी ना किसी तरह से डाटा पे ही ऑपरेट करते हैं। डाटा को सेव करना, रिट्रीव करना, प्रोसेस करना या स्ट्रीम करना। कुछ कंपोनेंट्स की कैटेगरी है, उनको एक बार लिस्ट कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क क्लियर हो जाए। सबसे पहले आता है डाटा सेव करना। डाटा सेव करने के लिए मार्केट में डाटाबेसेस अवेलेबल होते हैं। प्राइमरीली डाटाबेसेस दो तरीके के होते हैं। एक तो है रिलेशनल डाटाबेसेस, जहाँ पे हम रिलेशनल डाटा सेव करते हैं। रिलेशनल डाटा मतलब कि ऐसा डाटा जिसमें डाटा एंटिटीज़ में एक दूसरे में लिंक है, जैसे कि स्कूल की डिटेल्स। स्कूल के अंदर क्लासेस होंगी, क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स होंगे एंड सो ऑन। दूसरे तरीके के डाटाबेसेस होते हैं नो सिक्वल डाटाबेसेस। यहाँ पे हम नॉन रिलेशनल डाटा सेव करते हैं। डाटा सेव करने के बाद हम उस डाटा को रिट्रीव करने के लिए या सर्च करने के लिए उस पर क्वेरी कर सकते हैं। परसिस्टेंट स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क से डाटा क्वेरी करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। अब ऐसा डाटा जो हमें बार बार चाहिए उसको हम एक बार क्वेरी करके कहीं कैश करके रख लेते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो डाटा को कैश करते हैं वो आते हैं कैशिंग वाले कैटेगरी में। कैशिंग से हमें फ़ायदा ये है कि हमें बार बार डाटाबेस को क्वेरी नहीं करना पड़ता। एक बार क्वेरी कर लिया, मान लो 2 सेकंड लग गए, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उस डाटा की नीड होगी हम उसको कैश से उठा के दे देंगे बहुत कम टाइम में। तीसरी जो कैटेगरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सर्च। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कुछ डाटा सर्च करने के रिलेटेड है। YouTube तो हम सब ने यूज़ किया है। जैसे ही मैं YouTube पे कोई वीडियो सर्च करने के लिए टाइप करना स्टार्ट करता हूँ मुझे उसके रिलेटेड नीचे सजेशंस आने लगते हैं। अब अगर मेरा सारा डाटा एक डाटाबेस में स्टोर है तो जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा मुझे पूरे डाटाबेस पे क्वेरी करना पड़ेगा। इस टाइप की क्वेरीज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और डाटाबेस को रेस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में हम जनरली सर्च सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि जो सिंप्लीफिकेशन के लिए किताब के पीछे इंडेक्स होता है, वैसे ही सर्च सिस्टम्स को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटे डाटा सेट्स पे हमें सर्च सिस्टम्स को यूज़ नहीं करना पड़ता और इसके लिए हम डायरेक्टली डाटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं। सर्च सिस्टम्स काम कैसे करते हैं? इनिशियली हमारा सारा डाटा एक डाटाबेस के अंदर होता है और सर्च वाले कंपोनेंट के अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर हम डाटाबेस से सारा डाटा उठा के सर्च वाले सिस्टम में इंडेक्स कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमें कुछ डाटा सर्च करने की नीड है तो हम डाटाबेस को क्वेरी नहीं करते, हम डायरेक्टली सर्च वाले सिस्टम को क्वेरी करते हैं। फोर्थ कैटेगरी है डाटा स्ट्रीमिंग या इवेंट स्ट्रीमिंग। इनिशियली 2000 के आसपास जब वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी तब इवेंट स्ट्रीमिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
आज के टाइम में जब वेब एप्लीकेशंस इतने पॉपुलर हैं और इतने मैसिव स्केल पे यूज़ हो रहे हैं तो इवेंट स्ट्रीमिंग का यूज़ केस बनता है। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट मतलब कि कुछ हुआ है सिस्टम में, जैसे कि यूज़र ने रजिस्टर किया, पेमेंट सक्सेस या फेल हुई, यूज़र ने अपना अकाउंट डिलीट किया, लॉगिन किया, लॉग आउट किया एंड सो ऑन। किसी भी चीज़ के होने को हम एक इवेंट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन है तो सिर्फ हमारे यूज़ केस की या हमारे इमेजिनेशन की। इवेंट स्ट्रीमिंग का मतलब होता है ऐसे इवेंट्स को सिस्टम में एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अमेज़न एक वेबसाइट है जिस पे मैंने कुछ परचेज़ किया। अब जैसे ही मेरी पेमेंट सक्सेस होगी, पेमेंट सर्विस एक पेमेंट सक्सेस का इवेंट जनरेट करेगी। इस इवेंट को मुझे वेयरहाउस वाले कंपोनेंट तक लेके जाना है ताकि पैकेजिंग हो सके, और इसी इवेंट को मुझे लॉजिस्टिक्स वाले कंपोनेंट तक लेके जाना है ताकि उस प्रोडक्ट की शिपिंग हो सके। लास्ट में हम आते हैं बिग डाटा वाली कैटेगरी पे। बिग डाटा मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो बहुत ही मैसिव स्केल पे डाटा को प्रोसेस करते हैं, टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स का डाटा। जब हम इतने मैसिव स्केल पे डाटा को प्रोसेस करते हैं तो ट्रेडिशनल तरीके काम नहीं आते और इसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की नीड होती है। अब डाटा को कैसे सेव करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, क्यों प्रोसेस करते हैं, ये सब आगे के लिए। अभी एक वेब एप्लीकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। उसमें किस किस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे और ये समझेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं और चलते कैसे हैं। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को क्लिक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एंजॉय लाइफ। बाय।